Assalamualaikum. Hi students and friends. This is your host and teacher Sayyid Ayazuddin Haider, and you're watching Learn and Teach by Sarayaz. So in this video, I'm going to talk about past papers, and this time I've selected 5070 paper 11, and it's of May June 2024. कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होंगी. इट्स अ 1 आवर पेपर. पेपर 1 है, मल्टीपल चॉइस है. इंस्ट्रक्शंस में आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं. टोटल मार्क्स 40 हैं और प्रायोरिटी टेबल इसमें प्रोवाइड किया जाता है आपको. कोई भी रफ वर्किंग करनी है आपने इसी क्वेश्चन पेपर पर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द पेपर. सो इस क्वेश्चन नंबर 1. A scientist heats a sample of a liquid. The scientist measures the temperature of the sample and plots a graph of the temperature against time. ये ग्राफ हमारे पास मौजूद है. एक्स एक्सिस पे टाइम है, सेकंड में, टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में. W, X, Y and Z. Which statements are correct? Between points W and X, the temperature increases and the particles move faster. अब आप देख सकते हैं पॉइंट W and X के दरमियान टेम्परेचर बढ़ रहा है. ये टेम्परेचर यहाँ पर राइज कर रहा है. ये स्टेटमेंट सही है और पार्टिकल फास्ट मूव कर रहे हैं. सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. तो टिक लगा लेते हैं. स्टेटमेंट नंबर 1 सही है. उसका मतलब ऑटोमेटिकली चॉइस डी जो है इनकरेक्ट हो जाएगी. नैरो डाउन करें चॉइसेस. हमेशा मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि ट्राई टू नैरो डाउन योर चॉइसेस. जब आप नैरो डाउन कर लेते हैं तो आपके पास जो है कम चॉइसेस होती हैं. इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू सेलेक्ट द एग्जैक्ट आंसर. आप एग्जैक्ट आंसर के करीब पहुंच जाते हैं. ठीक है, अब नंबर 2 पे देखते हैं. बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर बिकॉज एनर्जी इज नीडेड टू चेंज अ लिक्विड इनटू अ गैस. अगर आप देखें पॉइंट एक्स और वाई टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, इट मींस देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर. और जो एनर्जी है वो इन्वॉल्व हो रही है टू चेंज अ लिक्विड इनटू अ गैस. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. अब स्टेटमेंट नंबर 3. बिटवीन पॉइंट्स वाई एंड जेड द पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट. वाई एंड जेड के दरमियान पार्टिकल्स जो है वो फर्दर अपार्ट मूव करेंगे. या आप देख सकते हैं स्टेट चेंज हो रही है. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. तो चॉइस है मस्ट बी द राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 1. नेक्स्ट एमसीक्यू. A sample of substance X contains iron and sulfur only. Substance X है, इसके अंदर सिर्फ आयरन और सल्फर है. AR is provided to us. AR दिया हुआ है. आयरन का 56 है, सल्फर का 32 है. In which row is it possible for both statements about X to be correct? कौन सा पॉसिबल है दोनों स्टेटमेंट एक्स के हवाले से? अब एक्स के हवाले से इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई कि ये कंपाउंड है कि मिक्सचर है. इट कैन बी अ मिक्सचर और कंपाउंड. मिक्सचर और कंपाउंड. स्टेटमेंट नंबर 1 ए में क्या कहता है? एक्स इज अ मिक्सचर विद द रेशियो 4:7 बाय मास ऑफ आयरन एंड सल्फर. अगर एक्स को हम मिक्सचर कंसीडर करते हैं तो आयरन और सल्फर का जो रेशियो है वो क्या बनेगा? हम इसको 1:1 कंसीडर कर लेते हैं. Fe आयरन प्लस S. अगर 1:1 का रेशियो हम कंसीडर करेंगे तो आयरन का जो 56 है, मास सल्फर का 32 है. तो ये रेशियो 56/32. अगर आप देखें both are divisible by 8, so you will get 7/4. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो नो नीड टू रीड द अनदर स्टेटमेंट. अगर आपका एक स्टेटमेंट गलत है तो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ के टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है. आप मूव कर जाएं दूसरी चॉइस पे. चॉइस बी, एक्स इज अ मिक्सचर विद द रेशियो 7/4 बाय मास ऑफ आयरन एंड सल्फर. अब ये स्टेटमेंट सही है. 7/4 हमने यहाँ पे प्रूव किया है. ये वाला स्टेटमेंट 1 सही है. तो अब स्टेटमेंट 2 भी देख लेते हैं. एक्स इज अ कंपाउंड विद द रेशियो 7/4 बाय मास ऑफ आयरन एंड सल्फर. आयरन और सल्फर का जो कंपाउंड बनता है तो
उसका फॉर्मूला भी FeS होता है। तो देखा जाए तो उसमें भी रेशियो 1:1 का है। 1:1 का मतलब ये हो जाएगा कि इनके जो मास है 56/32 विच मीन 7/4। ये स्टेटमेंट भी सही है, बी जो है इसका राइट आंसर है। अब नो नीड टू वेस्ट टाइम इन सी, फॉर कन्वीनियंस मैं सी और डी का स्टेटमेंट 1 पढ़ के आपको बताता हूँ क्या चांसेस है। एक्स इज अ मिक्सचर विद द फॉर्मूला FeS। देखिए मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, तो FeS का भी फॉर्मूला हो ही नहीं सकता, ये गलत है। स्टेटमेंट 2 को जाने की जरूरत नहीं। नंबर डी, एक्स इज अ मिक्सचर विद द फॉर्मूला FeSO4। अगेन मिक्सचर है, ये कंपाउंड नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। मूविंग टू MCQ number 3. A chlorine atom Z has a nucleon number of 37. Which row is correct? यहाँ पे number of neutrons और number of electrons in the second shell of Z कह रहा है, आप निकाल कर दें। So सबसे पहले number of neutrons निकाल लेते हैं। इसका हमें प्रोटॉन नंबर पता होना चाहिए। क्लोरीन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं। ये रहा पीरियोडिक टेबल, ये रहा क्लोरीन और ये इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन है 17 इसके प्रोटॉन है। 17 लिख लेते हैं हम यहाँ पर। इसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने, न्यूक्लियर नंबर इज प्रोवाइडेड 37 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेगा? सिंपली सब्ट्रैक्ट 17 फ्रॉम 37, so 37 minus 17, you will get what? You will get 20. So either choice C is correct or D is correct. Both A and B is incorrect. Narrow down होगी choice। अब आगे चलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल ऑफ Z, कौन से पीरियड में है ये क्लोरीन? जो क्लोरीन, ये पीरियड्स हैं, पीरियड 1, पीरियड 2 और पीरियड 3। ये पीरियड 3 में आ रहा है, ये पीरियड्स हैं, ये पीरियड 3 में आ रहा है। इसका मतलब है इसके पास थर्ड शेल जो है वो वैलेंस शेल होगी। तो सेकंड शेल मस्ट बी कंप्लीट, इट मस्ट बी हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड शेल 8 electrons. So obviously D must be the right answer in this case. 4. Which particles are isotopes of the same element? What are isotopes? Different atoms of the same element, same proton number, different number of neutrons कह लीजिए, न्यूक्लियॉन नंबर कह लीजिए, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। याद रखिएगा ये एटम्स हैं, दीज आर नॉट आयंस। अगर आप W और X को देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन डिफरेंट है, सो W और X तो हो ही नहीं सकते आइसोटोप्स, ये आयंस हैं। ये क्या है? आयंस है। सो स्ट्रेट अवे जहां W और X नजर आ रहा है उसको आप इनकरेक्ट कर दें। WnX ए इनकरेक्ट, D WnZ इनकरेक्ट, C XnZ ये भी इनकरेक्ट। सो ऑब्वियसली चॉइस डी मस्ट बी द राइट आंसर। फॉर कन्वीनियंस मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। देखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम है, ये देखिए 26 26, Z 26 26, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स शुड बी डिफरेंट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 30, यहाँ पे 28 है, तो दिस मस्ट बी द राइट आंसर फॉर नंबर 4। Number 5. Statements about graphite and silicon 4 oxide SiO2 are given. Which statement is correct? कौन सा statement जो है वो correct है? A. Silicon 4 oxide is found as an impurity in iron ore. Yes, this looks correct to me. ये as an impurity होता है iron ore के अंदर, लेकिन फिर भी हम इस आंसर को कंफर्म करने के लिए दूसरी choices देखेंगे। B. The angles between the atoms in silicon 4 oxide and graphite are the same. It's incorrect. The reason is that सिलिकॉन 4 ऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो रिजेंबल करता है डायमंड, नॉट ग्रेफाइट। तो एंगल बराबर हो नहीं सकता ग्रेफाइट और सिलिकॉन 4 ऑक्साइड का, स्ट्रक्चर रिजेंबल डायमंड। सो ये गलत हो गया, बी इसका इनकरेक्ट। सी देख ले रहे हैं। द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सिलिकॉन 4 ऑक्साइड एंड ग्रेफाइट आर हाई बिकॉज
ionic bonds are stronger than covalent bonds. They don't have ionic bonds. ये statement भी incorrect होगी. B, when graphite acts as a lubricant, the covalent bonds between the layers are broken. ये as a lubricant act करता है, this is true, but covalent bonds जो है वो नहीं टूटते. This is incorrect. A must be the right answer for number 5. Number 6. Statements about empirical and molecular formula are given. Which statement is correct? A. The empirical and molecular formula of a compound are always different. Incorrect. Because there are cases when you are having same empirical and molecular formula. ऐसे केसेस हैं जहां पर एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होता है. फॉर एग्जांपल H2O, इसका एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होगा. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यू विल अगेन गेट H2O. दिस इज इनकरेक्ट. This is incorrect statement. B. The empirical formula of ethyne C2H2 and of benzene C6H6 are the same. This looks correct to me. The reason is that अगर हम empirical formula निकालिए इथाइन का, तो यहाँ पे स्मॉल नंबर है, सिंप्लीफाई करने यू विल गेट CH. बेंजीन C6H6, इसको सिंप्लीफाई करें, अगेन यू विल गेट CH. So this statement looks correct to me. कंफर्म करते हैं अपने आंसर को by reading the other statements. The molecular formula always shows the simplest whole number ratio of different atoms or ions in a compound. This is incorrect. Molecular formula exact ratio बताता है, simplest नहीं बताता है. Exact whole number ratio. D. The empirical formula always shows the numbers and types of different atoms in one molecule of a compound. देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला नंबर बता रहा है, टाइप भी बता रहा है डिफरेंट एटम्स का, लेकिन पॉइंट ये वो सिंपलेस्ट होल नंबर बता रहा है. नॉट ओनली नंबर्स, दे हैव टू मेंशन द नंबर, सिंपलेस्ट नंबर है. तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. सो बी मस्ट बी द राइट आंसर फॉर नंबर सी. मूविंग टू नेक्स्ट एमसीक्यू. व्हाट इज द रिलेटिव फॉर्मूला मास Mr ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सबसे पहले तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं. एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, ऑक्सीजन का O है. हेयर्स एल्यूमिनियम. और ये ग्रुप 3 में, ग्रुप 3 की वैलेंसी क्या है? +3. ऑक्सीजन ग्रुप 6 वैलेंसी -2. फॉर्मूला प्रेडिक्ट करते हैं. ये +3 हो गया, ये -2 हो गया. आई हैव ऑलवेज टोल्ड माय स्टूडेंट्स टू ignore the charges when you are predicting formula. So यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा. Swapping these numbers, what you will get? You will get 2 here, 3 here. तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया Al2O3. Now अब मैं MR निकाल सकता हूँ आराम से. Al2O3 का MR निकालने जा रहा हूँ. इसके लिए मुझे न्यूक्लियर नंबर या मास चाहिए होगा एल्यूमिनियम का 27 है, ऑक्सीजन का 16 है. 2 एटम्स है एल्यूमिनियम के, तो 2 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 27, और उसमें आप ऐड कर देंगे +3 मल्टीप्लाई बाय 16. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 27 becomes 54 and 3 मल्टीप्लाई बाय 16 it becomes 48. अगर दोनों नंबर आप ऐड करें, 54 + 48, 8 + 4 12, 1 कैरी हो गया, so you will get 102. So C must be the right answer in this case. 8. How many ions are there in 16 gram of anhydrous copper sulfate? They are saying ions, not atoms, and also of anhydrous copper sulfate, anhydrous copper sulfate, copper 2 sulfate कह लीजिए, copper sulfate कह लीजिए. यूजुअली copper 2 sulfate होता है. सो इन्होंने कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला है CuSO4. They have to mention the oxidation number of copper here, because in this case the oxidation number of copper must be different. Yeah, anhydrous, that means it's without water. Anhydrous का मतलब है without water, जब वाटर का पार्ट नहीं है. अदरवाइज कॉपर 2 सल्फेट एग्जिस्ट करता है इन दी हाइड्रेटेड फॉर्म, जो कि होता है CuSO4
5H2O, ये हाइड्रेटेड है कॉपर 2 सल्फेट, ये उसका फॉर्मूला है। अभी कह रहा है कि हाउ मेनी आयंस, सबसे पहले मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस निकाल लूंगा। ये 1 मोल है, जब ये स्प्लिट होगा, ब्रेक डाउन होगा वाटर के अंदर, तो ये बनाएगा Cu+2 एंड SO4-2। इसका मतलब है 2 आयंस बनेंगे, 2 आयंस। सो 1 मोल जो है 2 आयंस देता है। तो 16 ग्राम को सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं मोल्स के अंदर। तो मोल्स में कन्वर्ट करने का तरीकेकार क्या है? You need to have the MR of copper sulfate. For this MR of copper sulfate, MR निकाल लेते हैं कॉपर सल्फेट का, CuSO4। Cu, here is copper. Sorry, this is not copper. ये copper। 64 sulfur, 32 oxygen 16। 64 one atom है तो no need to multiply, you will get the same answer। Sulfur you will get 32, oxygen 4 multiplied by 16, 4 multiplied by 16 जो है ये आपको 64 देगा। सो 64 प्लस 32 प्लस 64, इसको अगर आप ऐड करें यू विल गेट 160। सो 160 इसका MR है। सो इन ऑर्डर टू गेट द मोल्स you have to multiply mass by MR। So 16 divided by 160, 16 divided by 160, 0.1 मोल। सो 0.1 मोल के अंदर कितने मोल ऑफ आयंस होंगे? x तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। सो x की वैल्यू आ जाएगी 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मोल्स, 0.2 मोल्स। अब मुझे नंबर ऑफ आयंस निकालने, यू नो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रो नंबर से। नंबर ऑफ आयंस, एवोगाड्रो नंबर 0.2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23। 0.2 को 6.02 से मल्टीप्लाई करें, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6.02, 1.204, 1.204 multiplied by 10⁻23। So obviously choice A must be the right answer in this case। बाकी सारी choices जो है वो incorrect है। Number 9, which sample contains the most atoms? हमारे पास इनका फॉर्मूला है, हम आराम से एटम निकाल सकते हैं। यहाँ पे A, वाटर का फॉर्मूला H2O है, H2O लिख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। So 1 mole for water, कितने? 3 आइटम्स हैं, 2 H के, 2 H एंड 1 ऑक्सीजन। सो 2 + 1 3 आइटम्स हैं। 0.5, 0.5 में कितने होंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 1.5 मोल्स होंगे, 1.5 मोल्स ऑफ एटम होंगे। ये मोल्स है, इट्स नॉट एटम्स, मोल्स हैं, मोल्स ऑफ एटम्स हैं। दिस इज H2O, यहां पे लिख लेते हैं 1.5। व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड? अगेन वी आर हैविंग 3, तो यहाँ पे 1 मोल दिए हुए, तो 3 ही आंसर आएगा, 3 मोल्स आएंगे, तो ये हो गया 3। सो मोस्ट एटम की बात हो रही है, तो ए ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो गया। नैरो डाउन कर रहा हूँ चॉइस, सी पे आ जाते हैं। सी में 1 मोल ऑफ मीथेन है, 1 मोल ऑफ मीथेन के अंदर 5 एटम है, तो यहाँ पे 5 मोल हो जाएंगे। अगेन बी इज इनकरेक्ट। अब सी और डी बच गए।
व्हाट अबाउट HCl? HCl के अंदर 1 मोल के अंदर कितने हैं? 1 मोल में है 2 मोल्स ऑफ एटम्स, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? x, या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गेट 4 मोल्स ऑफ एटम हो जाएंगे। सो ये भी करेक्ट होगा, ऑब्वियसली C मस्ट बी द राइट आंसर in this case. Number 10, the reactions shown all produce hydrogen. Which reaction produces the greatest volume of hydrogen measured at room temperature and pressure? Mass is provided. In A, it's 1.4 gram carbon reacting with excess steam. In B, it's 2.4 gram calcium hydride CH2 reacts with excess water. In choice C, 4 gram calcium reacts with excess dilute hydrochloric acid. In D, 50 centimeter cube of 2 mole per dm cube sulfuric acid reacts with excess zinc. If you have the moles of hydrogen, इसके मोल्स चाहिए। In each case, जिसमें हायर नंबर ऑफ मोल्स होंगे डेफिनेटली उसमें वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हमें सिंपली मोल्स निकालने हैं। तो हर कंडीशन में हम मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल निकालने के लिए कार्बन के मोल निकालने, you have to divide it by AR of carbon. Same for calcium hydride, कैल्शियम, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में आप ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे जो दी गई है in order to find the moles. ओके, कार्बन का निकालते हैं। कार्बन बेस कार्बन 12 इसका AR है, सो यहाँ पे 12 से डिवाइड कर लेते हैं। 1.4 डिवाइडेड बाय 12, 0.116, ये आपके पास आ गया 0.116 मोल्स, एंड एज अ रेशियो इज 1:1, सो ये 0.116 हो जाएगा। व्हाट अबाउट कैल्शियम हाइड्राइड? कैल्शियम, वेयर इज कैल्शियम? कैल्शियम यहाँ पर है, 40 है इसका, हाइड्रोजन ये रहा, इसका 1 है। 40 + 2 42, 2.4 डिवाइडेड बाय 42, 0.0571, 0.0571। अब यहाँ पे रेशियो देख सकते हैं आप, 1:2 का है, सो 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट दी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो ये हो जाएगा 0.0571 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.1142, 0.1142 मोल्स। सी में आ जाते हैं। 4 कैल्शियम का 40 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 40, यू मस्ट बी गेटिंग 0.1। 4 डिवाइडेड बाय 40, 0.1, सो 0.1 रेशियो क्या है, 1:1 का है, तो यहां पर आ गया 0.1 मोल। व्हाट अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड? 50 centimeter cube of 2 mole per dm cube. 2 mole per dm cube means there are 2 moles in 1000 centimeter cube. तो आप लिखेंगे 1000 centimeter cube में 2 moles है, और 50 में x हो जाएंगे, क्रॉस कर लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 1000, ये आ गया 0.1। और चूंकि यहां भी हाइड्रोजन का रेशियो जो है 1:1 का है, तो 0.1 आएगा यहाँ भी। तो डी एंड सी इनकरेक्ट हो गए। ए सीम्स टू बी राइट आंसर इन दिस केस, ऑल द अदर चॉइसेस आर इनकरेक्ट। 11. 4 solutions of NaOH are made by dissolving solid NaOH in distilled water. 4 solutions बनाए NaOH के by dissolving solid NaOH in distilled water. Which method makes a solution with a concentration of 0.1 mole per dm cube? इनमें से किसी एक आंसर 0.1 mole per dm cube आएगा। MR of NaOH is provided
और ग्राम्स भी दिए हुए, हम निकाल लेते हैं इसमें। So in case of A, 1.6 divided by 40, 1.6 divided by 40, 0.04, 400 सेंटीमीटर क्यूब में 0.04 है, 400 सेंटीमीटर क्यूब 0.04 मोल्स, सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में आपके एक्स हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा 0.04 मल्टीप्लाई बाय 1000 divided by 400, 0.1 mole per dm cube. So A must be the right answer for MCQ number 11. No need to work out for the other. दूसरे में भी आपने इसी तरह वर्किंग करनी है, पहले आप मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है, बाय डिवाइडिंग दिस मास बाय mr ऑफ NaOH विच इज 40, और फिर वो 250 के अंदर होंगे इतने मोल्स, 1000 में कितने हो जाएंगे। तो ए में हमारा आंसर आ गया, तो नो नीड टू वर्क वेस्ट टाइम ऑन दिस, बट इफ यू वांट इन ऑर्डर टू चेक योर आंसर, गो फॉर दिस, या ट्राई करें बाय योरसेल्फ। नंबर 12, which row shows the substances that can be electrolyzed? इलेक्ट्रोलिसिस के लिए substance should be in aqueous solution, soluble in water, or molten. Soluble in water mean aqueous, या फिर मोल्टन स्टेट में होंगे। सो एक्वस सोडियम क्लोराइड, कॉपर, ग्रेफाइट, मोल्टन लेड, ब्रोमाइड। सो यही दोनों सिर्फ करेक्ट है। सो देयर मस्ट बी बी, बी इसका जो है करेक्ट होगा आंसर। नो नीड टू वर्क आउट ऑन फर्दर ऑन दिस। नंबर 13, the apparatus shown is set up to electroplate a steel key with copper. स्टील की है, इसको इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं आप कॉपर से, aqueous copper 2 sulfate. The key does not get coated with copper. Which chain needs to be made to electroplate the key? अगर आप इस डायग्राम को देखिए तो कॉपर को यहाँ पर इन्होंने कैथोड बनाया हुआ है, नेगेटिव मीन्स कैथोड, ये कैथोड है, जबकि स्टील की जो है वो एनोड है, और ये इनकरेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो है आपको जो सर्किट है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि स्टील शुड बी कैथोड, जिसको आप इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं उसको कैथोड बनाते हैं, और जिससे प्लेट कर रहे हो तो उसको आप एनोड बनाते हो। सब्सटेंस टू बी electroplated should be made cathode. Electroplating substance should be anode, ये एनोड होना चाहिए। सो अब चॉइसेस पढ़ लेते हैं। A increase the concentration of aqueous copper 2 sulfate, this is incorrect, ये नहीं है सही। B increase the electric current, ये भी incorrect है। C replace the solution with dilute sulfuric acid, this is also incorrect। D must be the right answer, reverse the electrical connections, reverse कर रहे हैं हम पूरा electrical connection, ये सही आंसर। 14 पे आ जाते हैं। अमोनियम नाइट्रेट डिसॉल्व्स इन वाटर, ये रिएक्शन है, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 सॉलिड है, H2O में डिसॉल्व हो रहा है, NH4NO3 एक्वस, डेल्टा H पॉजिटिव है, विच मींस ये एंडोथर्मिक है। Which statements are correct? कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? नंबर 1, द प्रोसेस एंडोथर्मिक, यस दिस इज करेक्ट। अब 1 इज करेक्ट है तो ऑटोमेटिकली डी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी में सिर्फ 2 and 3 ऑनली कह रहा है। नैरो डाउन कर दी मैंने चॉइसेस ए बी एंड सी, वी आर लेफ्ट विद ए बी एंड सी, इनमें से एक आंसर करेक्ट है, देयर मस्ट बी वन आंसर। नंबर 2, द वाटर गेट्स कोल्डर ड्यूरिंग द प्रोसेस, वाटर कोल्ड हो रहा है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है जो सब्सटेंस उसके अंदर मौजूद है वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है. तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो इज करेक्ट. 3. Thermal energy is absorbed by the ammonium nitrate from the water. This is also correct. Thermal energy means heat energy. Absorb हो रही है. So choice A must be the right answer in this case. 15. Hydrogen reacts with oxygen to produce water. Hydrogen oxygen से react कर रहा है, water बना रहा है. Some bond energies are shown. Using the data in the table, what is the enthalpy change of the reaction? आपको formula पता है? Energy involve bond breaking minus energy involve bond making. So we have HH bond, 2 HH bond है तो 436 to 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप 36 और इसमें ऐड कर दें O डबल बॉन्ड O एक ही है यहाँ पर, ये यूज करेंगे आप 496 में ऐड कर दीजिए 496, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी. माइनस एनर्जी इन्वॉल्व बॉन्ड मेकिंग. हाउ मेनी OH बॉन्ड आर देयर? 1 2 3 4. ठीक है, 4 है यहाँ पर, ये रहा OH बॉन्ड. सो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप 463. सॉल्व करते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय 436, 436 मल्टीप्लाई बाय 2 872. 872 प्लस 496 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 463, 4 मल्टीप्लाई बाय 463 1852. 1852. फाइनल कैलकुलेशन करते हैं. 872 प्लस 496 माइनस 1852 minus 484 minus 484. C must be the right answer in this case. 16. Silicon 4 chloride SiCl4 boils at 58 degrees centigrade. Which row shows the type of change when silicon 4 chloride boils and the explanation? सिलिकॉन 4 क्लोराइड बॉयल हो रहा है, इसका मतलब है इसमें स्टेट चेंज हो रही है. सो टाइप ऑफ चेंज जो है वो इट मस्ट बी फिजिकल. सो ए एंड बी आर इनकरेक्ट. आइदर सी इज करेक्ट और डी इज करेक्ट. दोनों में से एक आंसर करेक्ट है. एक्सप्लेनेशन क्या है? क्या इसमें कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है? नो, दिस इज रॉन्ग. कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटता, इंटरमोलिकुलर फोर्स टूटती है. सो सी मस्ट बी द राइट आंसर इन दिस केस. Number 17. A 2-gram sample of calcium carbonate reacts with the dilute hydrochloric acid as shown. CaCO3 solid plus 2HCl aqueous gives CaCl2 aqueous plus CO2 gas plus H2O liquid. Which change in conditions makes the reaction proceed more slowly? A. Increasing the acid concentration. If you increase the acid concentration, there will be more particles to react. So this will definitely increases the rate. So this must be incorrect. B. Increasing the size of the solid particles. This looks correct to me. The reason is that if you have small particles or fine particles, they have more exposed surface area. So the rate of reaction in that case will be higher. So they are saying proceed more slowly. So if the size of the particle increases, the reaction rate will decrease. C. Increasing the surface area of the solid particle. This is also incorrect. This increases the rate of reaction. D. Increasing the temperature. This also increases the rate of reaction because then the particles have more kinetic energy to react. So therefore, the rate of reaction will increase in this case. Number 18. Excess aluminum reacts with dilute hydrochloric acid. 2Al plus 6HCl gives 3H2 plus 2AlCl3. The hydrogen given off is collected in a gas syringe. The total volume of hydrogen
in the gas syringe is recorded every 2 minutes. The results of this experiment are shown. Which statement is correct? A. The mass of aluminum added is 0.107 gram. This is incorrect. The reason is that they mention excess aluminum is reacting with dilute hydrochloric acid. So we can't calculate the mass of aluminum from this information. It's already in excess. B. The mass of aluminum added cannot be determined from the information given. This looks correct to me. For convenience, I'm reading the other statements. Also, see, the highest rate of reaction is 71.5 centimeter cube per minute. This looks incorrect to me. The reason is that if you calculate the rate, for example, this, if you will calculate the rate after 4 minutes, so 53 divided by 4, you'll get 13.25. Let's try after 6 minutes. 103 by 6. 17.166. This seems the highest rate of reaction in this case. So the highest rate of reaction can't be 71.5. This is too much. This is also incorrect. D. The highest rate of reaction is when the acid concentration is high. This is also incorrect. So the highest, when you are having highest rate of concentration, if the acid concentration is high, because acid is the limiting reactant here. So we can't have the acid concentration of acid is higher. So obviously choice B will be the right answer in this case. 19. 157.75 gram of bismuth 3 chloride BiCl3 is used to make 500 centimeter cube solution using distilled water. The aqueous bismuth 3 chloride slowly becomes cloudy as it reacts with water to form insoluble BiOCl. The reaction is reversible. BiCl3 aqueous plus H2O liquid gives BiOCl solid plus 2HCl aqueous. Which statements are correct? Number 1, the initial concentration of the bismuth 3 chloride solution is 1 mole per dm cube. For this, we need the moles of BiCl3. So we need MR of BiCl3 first. MR of BiCl3. So here is Bi, bismuth. It's 209. And here's chlorine, 35.5. So you're adding up these, what you will get. 215.5. 215.5. In order to calculate the moles, what we will do, we will divide this 157.75 by 215.5. So 0.732, 0.732, 0.732, 500 centimeter cube contains 0.732 moles. Therefore, 1000 centimeter cube contains X moles. So 0.732 multiplied by 1000 divided by 500. 1.464. Let me do this calculation again. 157.75 divided by 215.5, 0.732 moles. 0.732 divided by 500
multiply by 1000. So initial concentration of bismuth 3 chloride is 1 mole per dm cube. This statement is correct. So if 1 is correct, obviously D is incorrect. Let's see the other statement. Equilibrium, the rate of forward reaction equals the rate of reverse reaction. This is also correct. 3, when more hydrochloric acid is added, the position of equilibrium moves to the left. It means if you increase the concentration of HCl, it moves to left. This is also correct. So A is the right answer for this one. Number 20. The flow chart shows some of the processes and reactions in the formation of ammonia. अमोनिया के फॉर्मेशन का फ्लो चार्ट यहाँ पे शो किया हुआ है. Here से आपके पास सब्सटेंस 2 आ रहा है, सब्सटेंस 1 आपके पास आ रहा है प्रोसेस X से, सब्सटेंस 1 प्रोसेस X से प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन, एंड देन यू आर गेटिंग अमोनिया. व्हाट आर द नेम्स ऑफ प्रोसेस X एंड सब्सटेंस 1, सब्सटेंस 2? प्रोसेस X मस्ट बी क्रैकिंग. क्रैकिंग से आपको हाइड्रोजन मिलता है, तो आइदर A इज करेक्ट और B इज करेक्ट. C एंड D दोनों इनकरेक्ट है. सब्सटेंस 1 क्या है? सब्सटेंस 1 मस्ट बी लॉन्ग चेन अल्केन्स, नॉट अल्कीन्स. सो नैरो डाउन होगी चॉइस. ए मस्ट बी द राइट आंसर. सब्सटेंस 2 जो है नाइट्रोजन है, सो ए जो है राइट आंसर है इस केस में. 21. Many reactions involve oxidation and reduction. Which statement is correct? A. Acidified manganate 7 ions change color from colorless to purple when reduced. Reduce होता है तो purple to colorless होता है, colorless to purple नहीं होता. This is incorrect. B. All reactions that involve oxidation also involve reduction. This looks correct to me. Redox reaction के अंदर अगर ऑक्सीडेशन हो रही तो रिडक्शन भी हो रही होगी. C. During a reaction, oxidizing agent loses electrons. Oxidizing agent is the one which is reduced, so it will gain electron. It does not lose electrons, so C is also incorrect. D. Reduction is the loss of hydrogen from a compound. Reduction is not loss, gain of hydrogen. So obviously choice B must be the right answer in this case. Moving to next MCQ. ये इक्वेशन दी हुई है रिएक्शन बिटवीन Cl2 है K और 2KBr. द प्रोडक्ट जो है 2KCl है प्लस Br2 है. विच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है इस रिएक्शन का करेक्ट है? ए. ब्रोमाइड आयंस आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसके अंदर ब्रोमाइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसका मतलब है ब्रोमाइड आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये खुद रिड्यूस हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है. अगर आप देखें KBr में Br पे माइनस चार्ज है और यहां से 0 पे आ रहा है, ये प्लस साइड पे आ रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है. ब्रोमीन इज द रिड्यूसिंग एजेंट. ब्रोमीन यहाँ पे नहीं है. वी डोंट हैव ब्रोमीन, वी हैव पोटेशियम ब्रोमाइड. ऑल्सो इनकरेक्ट. सी. क्लोराइड आयंस आर द रिड्यूसिंग एजेंट. क्या क्लोराइड आयंस है हमारे पास? क्लोराइड आयन नहीं है हमारे पास. वी हैव क्लोरीन, so this is also incorrect. D must be the right answer. Chlorine is the oxidizing agent. Yes, chlorine जो oxidizing agent है क्योंकि ये खुद reduce हो रहा है. ये देखें इसमें क्लोरीन पे 0 चार्ज है और यहाँ पर माइनस आ रहा है. So it means oxidation number decrease हो रहा है, ये reduce हो रहा है. This must be the right answer for 22. 23 पे आते हैं. Which row describes both the pH and the ion with the greatest concentration in an aqueous alkali? पीएच बतानी है अल्कली की. अल्कली की जो पीएच है वो लाजमी 7 से ऊपर होगी. सो आइदर चॉइस ए इज करेक्ट और बी इज करेक्ट. बोथ सी एंड डी इज इनकरेक्ट. और H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन विद ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन. OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन हाई होगी, तो बी मस्ट बी द राइट आंसर. ए जो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा. 24 पे आते हैं. द वाटर इन अ लेक is acidic and the fish are dying. The water in the lake needs to be neutralized so that its pH is close to 7. Which compound is added in excess to neutralize the water in the lake? वाटर को आपने न्यूट्रलाइज करना है और वाटर की जो pH है वो एसिडिक है. हम क्या डालेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट. अगर हम डालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट न्यूट्रलाइज कर सकता है. यस, दिस लुक्स करेक्ट टू मी. न्यूट्रलाइज कर सकता है.
यस, बट और फॉस्फोरिक एसिड नो, ये नहीं कर सकता, गलत हो गया। पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इट कैन ऑल्सो न्यूट्रलाइजेस। बट द प्रॉब्लम इज दैट पीएच जो है वो 7 से ऊपर चली जाएगी ड्यू टू OH नेगेटिव आयन। तो अगर पीएच की हम बात करते हैं, न्यूट्रल, लोअर्स, हाई हो जाएगी। तो ये भी इनकरेक्ट होगा। सोडियम नाइट्रेट जो सॉल्ट है ये भी नहीं कर सकता। सो ए मस्ट बी द राइट आंसर फॉर 25। Which pair of reagents is used in school laboratory to prepare a sample of pure barium sulfate? बेरियम सल्फेट बनाना, बेरियम सल्फेट जो है वो एक insoluble salt है। It can be prepared by the precipitation reaction, so you must be having two soluble salts। स्टार्टिंग जो सॉल्ट है आपके पास soluble salt होना चाहिए या फिर एक dilute acid और soluble salt होना चाहिए। A barium carbonate and dilute sulfuric acid, this is incorrect because barium carbonate is insoluble। B barium carbonate sodium sulfate is also incorrect, लेकिन soluble आ गया। C barium chloride and sodium sulfate, this looks correct to me। ये करेक्ट लग रहा है क्योंकि दोनों के दोनों सॉल्ट जो है soluble है। तो अगर आप इन दोनों को मिक्स करें तो आपको मिल जाएगा, पार्टनर एक्सचेंज हो जाएंगे, बेरियम सल्फेट and sodium chloride। You will get barium sulfate plus sodium chloride। D barium hydroxide and concentrated sulfuric acid। You can't have this। ये अगर ये अल्कली का रिएक्शन है, so you usually take dilute acid, not concentrated acid। So D must be the incorrect answer। C must be the right answer for 25। 26 the total number of electrons in one atom of element Q is 17 and in one atom of element R is 19। Which statement about elements Q and R is correct? So total number of electron Q में 17 है, R में 19 है। देख लेते हैं एलिमेंट कौन सा है। 17 and 19, 17 क्लोरीन है, 19 पोटासियम। So here we have chlorine and the potassium। Q and R react together to form a covalent compound। ये मेटल है, potassium is a metal, chlorine is a non-metal। So they will react to form ionic compound, not covalent compound। So incorrect है। BQ form positive ion। क्या Q positive ion form करेगा? No। The reason is that it's a non-metal, it will form negative ion, not positive ion। C R has more outer shell electrons than Q। क्या R के पास more outer shell electron है than Q? Let's see। R के पास जो है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और Q जो है, जो कि Cl है, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। D R is more metallic than Q। Yes, this looks correct to me। D इसका सही आंसर होना चाहिए। K is metal and Q is non-metal। So K जो है more metallic है than Q। So answer must be D। Moving to next question, which statements about the group 8 noble gases are correct? Number 1 they are unreactive। ये correct है क्योंकि ये unreactive होते हैं। अब देखिए नंबर 1 सही है, इसका मतलब है डी ऑटोमेटिकली ओमिट हो गया। डी कांट बी द करेक्ट आंसर। दूसरे स्टेटमेंट्स हम चेक कर लेते हैं। 2 दे ऑल हैव अ फुल आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन सब के फुल है आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सही है। 1 and 2। 3 they are all diatomic gases at room temperature। they all are gases but not diatomic, तो incorrect है। so 1 and 2 must be the right answer। so B इसका जो है right answer होगा। 28 पे आ जाते हैं। iron has a high melting point। which statement explains the high melting point of iron?
A, each iron cation has a strong electrostatic attraction to a sea of delocalized electrons. ये मुझे स्टेटमेंट सही लग रहा है, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी आसानी के लिए दूसरे स्टेटमेंट भी देख लेते हैं. B, in every iron atom there is a strong attraction between the protons and the electrons. This is wrong. ये attraction between proton और electron नहीं होती है, iron के cation और delocalized electron के दरमियान होती है. See, iron has the same structure as diamond, which has a very high melting point. Structure दोनों के different है, ये भी incorrect है. B, iron is an alloy, and alloys have different physical properties. Iron जो एक metal is not an alloy, incorrect. A must be the right answer in this case. 29. Which statement about alloys is correct? कौन सा statement जो है alloys के लिए correct है? A, alloys are not electrical or thermal conductor. This is wrong. Alloys जो है mixture of metal है, ये भी good conductor of heat and electricity होते हैं. Thermal means heat. तो ए जो स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. The alloys are softer than pure metal because the alloys in the layers in the alloys slip over each other more easily. This is wrong. alloys जो है harder होते हैं pure metal, और इनकी जो लेयर होती है वो स्लिप नहीं करती है आराम से. The reason is that there is a big size metal atom in between the small size metal atom which prevents the small size metal atom to slide. अगर आप हिट करेंगे, शेप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो मुश्किल से स्लाइड होती हैं. सी, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ क्रोमियम, निकल एंड कार्बन. दिस इज रॉन्ग. ब्रास जो है मिक्सचर है और इसके अंदर जिंक मौजूद है. वी डोंट हैव दीस मेटल्स. डी, द परसेंटेज ऑफ ईच मेटल इन अलॉय में वेरी. ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि परसेंटेज जो हर मेटल के अलॉय में वेरी कर सकता है. नंबर 30. The table shows the reactions of four metals P, Q, R, and S and their oxides. Reaction with water P, Q, R, S. इनका रिएक्शन दिया हुआ वाटर के साथ, रिएक्शन दिया हुआ डाइल्यूट एसिड के साथ, रिएक्शन दिया हुआ ऑक्साइड विद कार्बन के साथ. अब P देखें रिएक्ट कर रहा है सिर्फ स्टीम के साथ. Q रिएक्ट नहीं कर रहा है वाटर से, नहीं R कर रहा है. S रिएक्ट कर रहा है रैपिडली. सो S जो है मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए. S रिएक्ट रैपिडली. सिर्फ S एक वाहिद है जो रिएक्ट कर रहा है रैपिडली, और ये डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है रैपिडली, और इसका ऑक्साइड जो कार्बन से रिएक्ट नहीं कर रहा है. सो S मस्ट बी हाईली रिएक्टिव. सो आइदर C इज करेक्ट और D इज करेक्ट. ये नैरो डाउन करती मैंने चॉइस, A और B ऑटोमेटिकली ओमिट हो गया. अब आपके पास आसान हो गया इसको चूज करना. अब आप देखिए P के बारे में दिया हुआ रिएक्ट्स विद स्टीम, ओनली विद स्टीम. सो S के बाद लाजमी P आना चाहिए. ये आप देख सकते हैं दोनों C और D में P आ रहा है, तो इसका मतलब है कंफ्यूजिंग है, आगे में मजीद जाना पड़ेगा. Q और R, Q और R में से एक रिएक्टिव है. अब Q और R में से देखें, Q रिएक्ट कर रहा है स्लोली डाइल्यूट एसिड के साथ, जबकि R रिएक्ट नहीं कर रहा है. सो Q आ जाएगा यहाँ पर स्ट्रेट अवे. सो ये हो जाएगा SpQR. सो C मस्ट बी द राइट आंसर फॉर नंबर 30. 31. Which reactions take place during the extraction of aluminium from aluminium oxide using carbon electrodes? Number 1, 2O2 minus gives O2 plus 4 electrons. ये करेक्ट है. अब देखिए 1 करेक्ट है, इसका मतलब है D इनकरेक्ट हो गया स्ट्रेट अवे, मैंने ओमिट कर दिया. नंबर 2 देख लें, C plus O2 gives CO2. ये सही है. कार्बन जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. 3, Al2 plus 2 electrons gives Al. दिस इज रॉन्ग. अल्युमिनियम अगर आप देखें ग्रुप 3 में, ये अल्युमिनियम, इनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके बाद +3 चार्ज आना चाहिए. ये इनकरेक्ट है. So 1 and 2 is the right answer. B must be the right answer in this case. Moving to 32. NPK fertilizers are used to improve plant growth. A solid NPK fertilizer has the properties listed. A solid NPK जो है fertilizer, इसकी property list की गई है. ये water soluble है, इसके aqueous solution की pH है 7. Which substances are mixed to make a solid NPK fertilizer? किन सब्सटेंस को हम मिक्स करके बना सकते हैं सॉलिड एनपीके फर्टिलाइजर्स? एनपीके से मुराद क्या है? एनपीके, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉस्फोरस, और के जो है पोटासियम. सो आपने देखना है इनमें से कौन सी सोर्सेज है जिनमें ये तीनों आ रहे हैं. ये देख लेते हैं. अमोनियम नाइट्रेट,
अमोनियम नाइट्रेट जो है इसका फॉर्मूला क्या है, NH4NO3, यहां से नाइट्रोजन आ गया। पोटासियम सल्फेट K2SO4, पोटासियम आ गया यहाँ से। एंड फास्फोरस ऑक्साइड ये P और ऑक्सीजन का है, कंपाउंड है। यहाँ फास्फोरस है और यहाँ ऑक्सीजन है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो अगर आप वैलेंसी देखते हैं इनकी, यहाँ पे वैलेंसी -3 है और ये -2 है, P2O3 हो सकती है। आई एम नॉट गोइंग इन द एग्जैक्ट फॉर्मूला, ये लेकिन एक एसिडिक ऑक्साइड है। एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये एक एसिडिक ऑक्साइड है और ये एसिडिटी बढ़ा सकता है। यहाँ पर हमें इंप्रूव करनी है प्लांट की ग्रोथ, तो मुझे ए तो इनकरेक्ट लग रहा है। आई डोंट थिंक ए मस्ट बी द आंसर इन दिस केस, ऑल दो तीनों एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ से। डी में देख लेते हैं अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट इज NH4 होल थ्राइस PO4। इसके अंदर नाइट्रोजन भी आ रहा है, फॉस्फोरस भी आ रहा है। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज KOH, यहाँ पर KOH आ रहा है क्या, अल्कली आ रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। द रीजन इज दैट ये अल्कलाइन कर देगा pH। इट डज नॉट इंप्रूव द प्लांट ग्रोथ। व्हाट अबाउट C, अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, नाइट्रोजन आ जाएगा यहाँ से। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस, यहाँ से भी नाइट्रोजन आ जाएगा। एंड सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, फॉस्फोरस आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, दिस मस्ट बी आल्सो इनकरेक्ट। पोटेशियम नहीं आ रहा है, आखिरी वाला ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा। चेक भी कर लेते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट इज KNO3, के आ गया, नाइट्रोजन आ गया। एंड सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, यहाँ पे फॉस्फोरस आ गया। So D must be the right answer in this case. 33. Alkenes are saturated compounds containing carbon and hydrogen only. Structures 1, 2, 3 and 4 are saturated hydrocarbons. ये जो है सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। Which pair of structures are isomers? अब आइसोमर्स किसको कहते हैं? Isomers have same molecular formula, different structure formula. अब इनमें से कौन है जिसका फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है? सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिख लेते हैं हम। नंबर 1, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, C7H काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, H16 है। 2 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, C6 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये तो आइसोमर नहीं हो सकते। 3 देख लेते हैं। 3 में 1 2 3 4 5 6, C6 आ रहा है। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा है। 4 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, C6। हाइड्रोजन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, H14। मेरे हिसाब से 2 and 4 they are having same molecular formula but different structural formula. These two must be isomers. So 2 and 4, D must be the right answer in this case. 34. Which statement is correct? A, any compound that contains both hydrogen and carbon is a hydrocarbon. कोई कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन कार्बन है वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। दिस स्टेटमेंट लुक्स करेक्ट टू मी। बी देख लेते हैं। पेट्रोलियम इज अ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम मेनी डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोलियम के अंदर डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं।
इसके अंदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड भी है, तो दिस इज इनकरेक्ट। सी, द boiling point of hydrocarbons increase when the chain length increases. This is definitely correct. आखिर देख लेते हैं डी, द naphtha fraction obtained from petroleum is used for making roads, not used for making roads. bitumen bitumen fraction यूज होता है in the making of roads. तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। सो चॉइस बी, चॉइस ए और सी में से कौन सी करेक्ट है? अगर आप स्टेटमेंट ए देखें, कंपाउंड दैट कंटेन बोथ हाइड्रोजन कार्बन ओनली नहीं लिखा है यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये कंफ्यूजिंग था क्वेश्चन, इसमें आपने गौर करना है कि ओनली मेंशन किया है कि नहीं किया है। ओनली इन्होंने मेंशन नहीं किया, दैट्स व्हाई इट्स नॉट करेक्ट। C must be the right answer in this case. 35. Compound Q is a hydrocarbon that has no structural isomer. इसका कोई structural isomer नहीं है। Compound Q does not decolorize bromine in the dark. ये decolorize भी नहीं कर रहा है bromine को dark। इसका मतलब है कि ये react नहीं कर रहा है, हाइड्रोकार्बन तो है। Which compound is Q? कौन सा कंपाउंड है जो Q हो सकता है? ये मेंशन इन्होंने ये भी कर दिया, इसका कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है। C3H6 ये अल्कीन है, ये डिक्लोराइज करेगा, ये नहीं हो सकता। बी, C3H8 ये आपके पास अल्केन है, ये डिक्लोराइज नहीं करेगा, उसका कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, ये मुझे करेक्ट लग रहा है। सीम्स करेक्ट टू मी। सी, C4H8 इट्स आल्सो अल्कीन, तो ये भी डिक्लोराइज कर देगा, ये भी इनकरेक्ट है। डी, C4H10 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 भी डिक्लोराइज नहीं करेगा, अल्केन है, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर मौजूद है, सो ये इनकरेक्ट है। बी मस्ट बी द राइट आंसर इन दिस केस। 36 पे आते हैं, व्हिच इक्वेशंस रिप्रेजेंट द रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स? अल्केन्स का रिएक्शन कौन सा शो कर रहा है? नंबर 1, CH4 plus Cl2 gives CH2 Cl2 plus H2, दिस इज इनकरेक्ट। H2 गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। अब 1 इनकरेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली A एंड B जो है वो ओमिट हो जाएगी। वी आर लेफ्ट विद C एंड D। 2 देख लेते हैं, 2C2H6 plus 5O2 gives 4CO plus 6H2, this looks correct to me, क्योंकि ये कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन, अगर आप काउंट करें कार्बन दोनों साइड पे 4 है, हाइड्रोजन काउंट कर लें दोनों साइड पे 12 है, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 10 है, राइट साइड पे भी 10 है, सो 2 इज करेक्ट। 3, C3H8 प्लस HCl, ये अल्केन का रिएक्शन है HCl के साथ, जो कि नहीं होता है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ये रिएक्शन नहीं हो सकता और हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होता। 2 इज द ओनली करेक्ट आंसर हियर, सो डी मस्ट बी द राइट चॉइस इन दिस केस। 37 देख लेते हैं, ethanol is produced using either ethene or glucose as a starting material, which row is correct? कौन सी रो करेक्ट है? स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? ईथीन। एथेनॉल की प्रोडक्शन करनी है ईथीन, अगर ईथीन से करनी है तो कैटालाइटिक एडिशन होगी स्टीम की एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 6000 किलो पास्कल। ये मुझे चॉइस ए जो है वो करेक्ट लग रही है 37 में, बट फॉर कन्वीनियंस हम आगे दूसरी चॉइसेस भी चेक कर लेते हैं। बी में इथीन कैटालाइटिक एडिशन स्टीम है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज इनकरेक्ट। लो टेम्परेचर पे नहीं है, हाई टेम्परेचर पे, प्रेशर सही दिया हुआ है लेकिन टेम्परेचर गलत दिया हुआ है। सी, ग्लूकोज से अगर आप करते हैं तो ये टेम्परेचर ही गलत दिया हुआ है 135 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। डी, डी में अगेन स्टार्टिंग मटेरियल ग्लूकोज है, नाउ दे आर सेइंग 35 डिग्री सेंटीग्रेड, अगेन टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर लो होता है इससे। और दूसरी बात ये टेम्परेचर चले एक्सेप्टेबल है, यहाँ आप ऑक्सीजन की बैलेंस की बात करें, ये एनारोबिक में होता है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, so this is also incorrect, so A must be the right answer in this case. 38, the diagram shows 4 pieces of apparatus that are used to measure the volume of liquid. Which piece of apparatus is always filled to the same level? कौन सा जो apparatus है वो सेम लेवल पे फिल होता है? ऑटोमेटिकली C must be the right answer, ये पाइपेट है, अगर इसमें आप देखें तो एक ही लेवल दिया हुआ है, तो यहीं तक ये फिल होगा, इसके अलावा नहीं है, बाकी सारे जो है उसके अंदर जो है मेजरमेंट स्केल दिया हुआ है। तो ए ये बेरिड है और बी जो है वो गैस रेंज है, इसके अंदर भी स्केल दिया हुआ है, और डी इसके अंदर भी स्केल दिया हुआ है, ये है मेजरिंग सिलेंडर।
So C must be the right answer. Other choices are incorrect. 939 पे आ जाते हैं. The chromatograph shown is produced using a spot of black ink placed at point X. Spot M is produced by a blue dye in the ink. ब्लू डाई की वजह से ये कह रहा है आरएफ वैल्यू क्या होगा. आरएफ वैल्यू निकालने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्पॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट. तुम्हारा डिस्टेंस सी इसका आंसर होगा. सी मस्ट बी द राइट आंसर. यहां पर हमारे पास है 16 माइनस 4. 16 माइनस 4 बेस लाइन से आप डिस्टेंस काउंट करेंगे, नॉट फ्रॉम टू. यहां से आप काउंट करेंगे, ये डिस्टेंस है. So C 0.33 is the right answer in this case. Last question. The table shows the results of a series of tests with two substances X and Y. It tells you why. नाइट्रिक एसिड के साथ जो है कोई रिएक्शन नहीं है. सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है. इसका मतलब ये है X के अंदर Cl नेगेटिव आयन मौजूद है. एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड X जो वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है जो कि इनसॉल्युबल एक्सेस में. अल्युमिनियम फॉइल के साथ जेंटली हीट करने कोई गैस प्रोड्यूस नहीं हुई. फ्लेम टेस्ट में ऑरेंज रेड है. ये मस्ट बी कैल्शियम का है. Ca+2 कैल्शियम क्लोराइड होना चाहिए. Ca2+ और Cl- होना चाहिए. जबकि रिजल्ट विद Y में जो है अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर. देन अल्युमिनियम फॉइल सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद सो इट मस्ट बी नाइट्रेट आयन. और येलो फ्लेम जो है सोडियम प्लस आयन की. सो X में हमारे पास Ca2+ Cl नेगेटिव है और Y में हमारे पास Na+NO3- है. सो D मस्ट बी द राइट आंसर इन दिस केस.